दोस्तों आपने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी। तो आज हम इसी कहानी के द्वारा कुछ एथिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है श्रृंगावेरपुर नाम के राज्य से। इस राज्य के राजा का नाम था निषाद राज हिरण्यधन, जो कि भील समाज से आते थे। उनके वाइफ का नाम था सुलेखा और इनके बेटे का नाम था देवश्रव। देवश्रव वही व्यक्ति है जिनको आज हम एकलव्य के नाम से जानते हैं। कहा जाता है बचपन से काफी मेधावी थे और निपुण थे अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में। और इनका नाम एकलव्य इसलिए पड़ा क्योंकि ये काफी डेडिकेशन से, डिवोशन से और एकाग्रता से जो है प्रैक्टिस करते थे, साधना करते थे। अब एक दिन एकलव्य अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आगे की पढ़ाई लिखाई का क्या, आगे की शिक्षा का क्या। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे गुरु के अंडर और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, और मैं कहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम द्रोणाचार्य के शिष्य बनो, क्योंकि वो आज की डेट में सबसे बेस्ट गुरु है। तो यू शुड गो एंड विजिट हिम। एकलव्य इस चीज को मानते हैं और वो चले जाते हैं द्रोणाचार्य से मिलने उनके गुरुकुल, जहाँ पे द्रोणाचार्य कई सारे शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं अस्त्र शस्त्र की। और ये शिष्य राजघराने से आते हैं, राजकुल से आते हैं। अब एकलव्य उनसे मिलते हैं और एकलव्य उनको अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड बताइए, आप कौन हो, आपके माता पिता कौन है। एकलव्य बताते हैं कि मैं राजा हिरण्यधानु का बेटा हूँ, जो कि भील समाज से आता है। ये सुनते ही द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्योंकि मैं सिर्फ राज कुल के बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैं तुम्हें कोई ज्ञान विज्ञान या शिक्षा नहीं दे सकता, तुम किसी और गुरु से अपनी शिक्षा ग्रहण करो। अब ये सुनने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है वो निराश हो सकता है, राइट, डिजेक्टेड फील कर सकता है, बट एकलव्य नहीं। वो चले जाते हैं एक जंगल में, वहां पे जाके वो एक प्रतिमा बनाते हैं द्रोणाचार्य की, उनको अपना गुरु, अपना इष्ट मानना शुरू कर देते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, साधना करते हैं, अपनी धनुर्विद्या को और इम्प्रूव करते हैं। अब एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य और उनका एक कुत्ता जो है वो जंगल चले जाते हैं सैर सपाटे के लिए। कहीं बीच में जो कुत्ता है वो गुम हो जाता है, वो अपना रास्ता भूल जाता है और वो पहुंच जाता है एकलव्य के पास, जहाँ पे वो एकलव्य के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है, कंटिन्यूसली भौंकता है। बट यहाँ पे एकलव्य जो है अपनी साधना कर रहा होता है, अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है धनुर्विद्या की। तो वो उसमें खंडन नहीं चाहता, तो वो क्या करता है बेसिकली, वो कई सारे जो बाण है कुत्ते के मुंह में छोड़ देता है, जिससे कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। बट द एक्सेप्शनल थिंग हियर इज की उससे किसी भी तरह से कुत्ते को किसी भी तरह से हर्ट नहीं होता, कोई खून नहीं बहता, बस वो उसका मुंह बंद कर देता है। बट फिर भी कुत्ता है बेचारा, वो थोड़ा अनईजी फील करता है, वो चला जाता है द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य उसको देखता है और काफी सरप्राइज हो जाता है कि कैसे किसी एक धनुर्धर ने सारे बाण जो है छोड़ दिए कुत्ते के मुंह में, बट उसको किसी भी तरह से हर्ट नहीं किया। तो वो डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्गुण है, जो तीरंदाजी में जो है सबसे बेस्ट है। अब उसको मिलना तो जरूरी है, तो वो कुत्ते को कहते हैं कि मुझे तुम उस धनुर्धर के पास ले जाओ। तो कुत्ता उन्हें एकलव्य के पास ले जाता है और दूर से द्रोणाचार्य देखते हैं कि कैसे एकलव्य अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका निशाना बहुत ही तेज है, बहुत ही हम कह सकते हैं ऑफ द हाईएस्ट लेवल ही इज बीइंग एबल टू डू आर्चरी, राइट। तो तुरंत उनको याद आ जाता है कि मैंने तो अर्जुन को वचन दिया था कि मैं उनको उसको सबसे सर्वोच्च धनुर्धर बनाऊंगा, उसके आगे कोई नहीं होगा। बट यहाँ पे ये बच्चा जो है वो इस लेवल की आर्चरी कर रहा है, इस लेवल की तीरंदाजी कर रहा है कि उसको कोई भी compete नहीं कर सकता, राइट। तो इसके बाद जो द्रोणाचार्य है वो एकलव्य के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो एकलव्य बताते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कैसे, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा दी नहीं है। तो वो ले जाते हैं, या एकलव्य उनको ले जाता है उस प्रतिमा के पास और कहता है कि मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई, आपको अपना गुरु माना, इष्ट माना, और मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब द्रोणाचार्य को फिर से याद आता है कि जब तक एकलव्य है तब तक अर्जुन इस पूरे पृथ्वी का सबसे सर्वोच्च धनुर्धर नहीं बन सकता। तो वो बेसिकली जो एकलव्य है उसको जो है बोलते हैं कि तुम मुझे अब गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि तुमने मुझे गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा देना ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो एकलव्य जो है वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो द्रोणाचार्य उनको कहता है कि तुम्हें जो है अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे देना पड़ेगा एज एज माई फीस, राइट, एज माई गुरु दक्षिणा। तो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए एकलव्य अपना अंगूठा काटता है और द्रोणाचार्य के हाथ में रख देता है। द्रोणाचार्य जो है थोड़ा सा बैड फील करते हैं, बट ही हैड गिवन हिज प्रॉमिस टू अर्जुन, राइट। अब एकलव्य जो है वो अपने पिताजी के पास आते हैं और पिताजी थोड़ा नाराज होते हैं कि ठीक है तुमने जो है अपना ड्यूटी किया है, बट जो अंगूठा देना ये गलत हो गया, क्योंकि तुम कैसे राजपाल संभालोगे, राइट, मेरे पास तो तुम ही राजा बनोगे। और जब
जो हिरण्यधानु है वो उनकी डेथ हो जाती है, तो राजगद्दी संभालना शुरू कर देते हैं एकलव्य, और अपने राज्य का प्रसार भी करते, कई सारे जंग भी लड़ते हैं, राइट। अभी स्टोरी से कुछ एथिकल, कुछ डिलेमास, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो उनको हम देखेंगे। बट उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आज की डेट में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज अगर कहीं पे अवेलेबल है स्लीपी क्लासेस में, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करें। अब मूव ऑन करते हैं विद द स्टोरी। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि एकलव्य, राइट। एकलव्य के पर्सपेक्टिव से देखें कि गुरु को ओबे किया उन्होंने, राइट। गुरु ने डिमांड की, कमांड किया कि आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी, राइट। तो क्या ये मॉरली राइट था फ्रॉम एकलव्य पर्सपेक्टिव कि गुरु ने कहा है तो उस कमांड को फॉलो करना? पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। फिर द्रोणाचार्य के पर्सपेक्टिव से आप देखो कि द्रोणाचार्य ने क्या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया, कि वो गुरु है और गुरु की अथॉरिटी है, और गुरु की अथॉरिटी को जो है उसका पालन करना शिष्य का जो है कर्तव्य है, ड्यूटी है, तो उस रिलेशनशिप को क्या अब्यूज किया? ये क्वेश्चन रेज होता है। लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है कि आपने किसी को प्रॉमिस करा है, राइट। तो अगर किसी को प्रॉमिस किया, उसको फुलफिल करने के लिए क्या आप किसी के साथ इनजस्टिस कर सकते हो? बर्थ बेस्ड एक्सक्लूजन, क्योंकि आप राजघराने से नहीं, आप क्षत्रिय नहीं, तो क्या आपके पास अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का? एंड लास्टली, एकलव्य ने ऐसा क्यों किया? क्या वो ऑटोनॉमस था? क्या उसने स्वेच्छा से किया, या उसका कंडीशन हो गया था, उसकी कंडीशनिंग हो गई थी सोसाइटी के द्वारा कि ये उसको सही लगा करना, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए यू हैव टू हैव सम एथिकल फाउंडेशन, और उन्हीं एथिकल फाउंडेशन की बात करेंगे और इस इशू को थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी, डियोन ये ड्यूटी से आता है, राइट। सो यहाँ पे किसी भी एक्शन को एथिकल माना जाता है अगर आपने अपनी ड्यूटी फॉलो की, राइट। आपकी जो भी ड्यूटी, अगर आप उसको फॉलो करते हो, राइट, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, राइट, उसका कॉन्सिक्वेंस अगर नेगेटिव भी हो, स्टिल दैट एक्शन विल हैव इट्स मॉरल वर्थ, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एथिकल एक्शन और मॉरली करेक्ट एक्शन। तो यहाँ पे एक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य की ड्यूटी होती है कि गुरु दक्षिणा देना, तो उसने किया है वो चीज, तो इसको गलत कैसे कह सकते? बट एट द सेम टाइम डियोंटोलॉजी में आप देखोगे, कांत नाम के एक व्यक्ति आते, इमैनुअल कांत, अराउंड 18 सेंचुरी में आते हैं, जर्मन फिलोसोफर, जो कहते हैं कि किसी ड्यूटी को हम मॉरली करेक्ट तभी मानेंगे जब वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, राइट। वो प्रिंसिपल्स क्या है? कि वो कहते हैं, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, कि आप जो भी ड्यूटी कर रहे हो, जो भी एक्शन कर रहे हो, राइट, उसको क्या यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है? यानी किसी भी समाज में आप जाओगे तो उस एक्शन को क्या लोग सही मानेंगे? अगर ज्यादातर समाज में या सारे समाज में उसको यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, यानी हर समाज में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उस एक्शन को हम सही माने। बट आप ही सोचिए कि अगर अंगूठा देना, राइट, एज अ गुरु दक्षिणा, कोई भी रैशनल व्यक्ति इसको गलत मानेगा, राइट। तो इसको यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। और सेकंड प्रिंसिपल देते हैं, दैट इज फॉर्मूला ऑफ द एंड। वो कहते हैं हमने ह्यूमंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको एंड के रूप में देखना चाहिए, नॉट एज अ मीन, जरिए के रूप में नहीं देखना चाहिए ह्यूमन को। जैसे कोई अगर चीट करता है तो उसको जरिए के रूप में देखता है, टू अचीव सम अदर पर्पसेस, अदर एंड्स, मे बी मटेरियल एंड्स, मे बी अदर सॉर्ट्स ऑफ एंड्स, राइट। तो अगर आप इस तरह लोगों को ट्रीट करें, देन दैट एक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मॉरल एक्शन। तो जब कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं, राइट, और उसके लिए, राइट, अर्जुन को सर्वोच्च धनुर्धर बनाने की बात कर, और उसके लिए वो अगर जो एकलव्य उसका अंगूठा जो है वो मांग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एकलव्य को एक जरिया बनाया है टू मेक अर्जुन द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, राइट। तो मोटा मोटी डियोंटोलॉजी क्या कहती है कि ड्यूटी तो आपको फॉलो करनी है, राइट, बट नॉट ऑल ड्यूटीज आर मॉरल ड्यूटीज, राइट। उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है। पहला है कि दैट ड्यूटी इज मॉरल ड्यूटी इफ इट कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड, राइट, राइट, यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है। सेकेंडली, देयर हैज टू बी सम मॉरल रीजनिंग बिहाइंड इट, राइट। और ओबीडियंस अपने आप में सही नहीं होता, राइट। So first of all, you should treat everyone as an end and not as a mean, and that moral duty should be universalized. Only then we can say it's a correct thing to do. Second जो कंसेप्ट है वो है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली यूजफुलनेस को मेजर करते हैं फ्रॉम हैप्पीनेस, फ्रॉम प्लेजर, राइट। कि अगर आपके एक्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुंचाओगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी हो, कुछ लोग शायद मिजरी में हो या फिर उनके साथ जो है अन्याय हो जाए, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ न्याय कर पाओगे तो उस एक्शन को सही माना जाएगा, उसको मॉरली करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे एकलव्य का अंगूठा लिया तो उसके लिए तो ये हार्मफुल है, राइट, ही विल नॉट बी हैप्पी, राइट। बट कई लोग ये कहते हैं अगर एक अंगूठा नहीं लिया गया होता तो आगे जाके जो महायुद्ध होने वाला था उसमें जो युद्ध है शायद
एकलव्य जो है अगर वो कौरवों के साथ चला जाता तो युद्ध में और ज़्यादा जो है आप हत्या और लोगों की जाने जाती, राइट, क्योंकि यहाँ पे अब दो सर्वोच्च धनुर्धर है, राइट, और एकलव्य जो है जो अगर अधर्म के पक्ष में चला जाता तो धर्म की विजय नहीं हो पाती। तो हमने समाज का, सोसाइटी का वेलबींग को इंश्योर करा है बाय जस्ट वन थंब, राइट, ये हमने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई, राइट। अब ये तो रेट्रोस्पेक्टिव में है क्योंकि उस समय तक तो किसी तरह की युद्ध की आशंका कम थी, राइट, तो रेट्रोस्पेक्टिव में ये एक जो है आर्गुमेंट दिया जाता है, राइट। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि अगर आपके एक्शन से काफी सारे लोगों का भला होता है और कुछ लोगों का नुकसान होता है तो उस एक्शन को गलत नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये आगे जाके अगर आप देखेंगे एकलव्य डिड फाइट, राइट, एकलव्य ने अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई सारे युद्ध लड़े और एक युद्ध तो उन्होंने यदुवंशियों के साथ भी लड़ा और यदुवंशियों में कृष्ण जो है वो अपोनेंट थे और कृष्ण काफी प्रशंसा करते हुए इस युद्ध में कि कैसे एक व्यक्ति जो है बिना अंगूठे का इतने ज्यादा कुशलता से तीरंदाजी कर रहा है और कई सारे लोगों को जो है परास्त कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ही बिलीव कि सिर्फ अपने राज्य को प्रसार करने के लिए आपकी कई लोगों की जानें नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली कृष्ण किल्ड एकलव्य थ्रू हिज बो एंड एरो इन दैट पर्टिकुलर वॉर। सो ये अगर हम कल्पना भी करते कि आगे जाके शायद एकलव्य कौरवों के साथ जाता तो देयर कुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ इट एंड वी हैव प्रिवेंटेड लॉस ऑफ मेनी लाइव्स बाय टेकिंग अवे दी थंब ऑफ एकलव्य। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, राइट। तो यूटिलिटेरियन इवैल्यूएट्स एक्शन ऑन द इम्पैक्ट और कलेक्टिव वेलफेयर, राइट। फिर हम वर्च्यू एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एरिस्टो इसके बारे में बात करते हैं। वर्च्यू क्या होता है? क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम एक्शन की बेसिस पे कि आपका एक्शन जो है या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे जज नहीं करते चीजों को, वो जो एजेंट है जो एक्ट कर रहा है उसके वर्च्यू, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हम चीजों को जज करते हैं, राइट। तो अगर आप एकलव्य की बात करें तो इसमें काफी सारे वर्च्यूज है, हाई क्वालिटीज है जैसे कि डेडिकेशन है, ह्यूमिलिटी है, परसिवरेंस है, करेज है, बट एट द सेम टाइम कुछ उसमें खोट भी है। वो क्या है खोट? तो बेसिकली अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, की आप ओबीडियंट हो जाते हो अनक्वेश्चनिंगली टू अथॉरिटी, जो कि सेल्फ हार्म कर सकता है, राइट। द्रोणाचार्य की बात करें तो ही इज लॉयल, राइट, टूवर्ड्स द अर्जुन, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैज सम वाइसेस, कुछ खोट हमको देखने मिलती है जैसे बायस, लैक ऑफ फेयरनेस, राइट। सो जब भी हम डिसाइड करें किसी भी एक्शन के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन सही है तो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन दीज वर्च्यूज, राइट। यू हैव टू ऑलवेज टेक अ मिडल पाथ, राइट। मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं करेज और मॉरल जजमेंट दोनों भी साथ में होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं दोनों की हमें एक्शंस में कम दिखाई, राइट। कि एक ब्लाइंड ओबीडियंस एकलव्य केस में और अनफेयरनेस द्रोणाचार्य केस में, राइट। दो दे वर डूइंग दी, दे थॉट दैट दे वर डूइंग द बेस्ट थिंग, राइट। जॉन रॉल्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, 20th सेंचुरी के सबसे बड़े अगर फिलोसोफर कोई है अमेरिका से है वो है जॉन रॉल्स। तो वो बेसिकली जस्टिस की बात करते हैं और जस्टिस के लिए वो दो प्रिंसिपल रखते हैं कि अगर ये दो प्रिंसिपल फुलफिल हो रहे हैं तभी जस्टिस हो रहा है। तो पहला प्रिंसिपल है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, यानी सभी को इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, राइट। इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए और अगर आप इक्वल फ्रीडम की बात करें, राइट, सो एवरी पर्सन डिजर्व्स इक्वल फ्रीडम इंक्लूडिंग फ्रीडम टू डेवलप योर एबिलिटी। और जब द्रोणाचार्य उनको मना कर देते हैं तो वो जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं उनसे छीन ली जाती है टू डेवलप देयर एबिलिटी, राइट। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल की बात करते हैं वो कि जस्टिस तभी होगा जब लिबर्टी तो सभी को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम अगर हम इनइक्वालिटी को एंटरटेन करते हैं तो उस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है इफ इट इन अ वे इज एडवांटेजेस टू द मोस्ट वीक पर्सन, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्पाइट द फैक्ट कि जो एकलव्य है वो राजघराने से आते हैं फिर भी वो भिल समाज से और सोसाइटी ने उनके लिए कुछ डिसएडवांटेज क्रिएट की है, राइट, एज इन ही कैन नॉट स्टडी फ्रॉम दैट गुरु, राइट। सो इनइक्वालिटी अलाउ करते हैं जॉन रॉल्स, बट इनइक्वालिटी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वीकेस्ट पर्सन, राइट। इनइक्वालिटी इज अलाउड इफ इट बेनिफिट्स द वीकेस्ट पर्सन, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, ना कि नेगेटिव सेंस में, कि इनइक्वालिटी से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, होगा तो फायदा होना चाहिए। और किसका होना चाहिए? कि जो सबसे वीक पोजीशन में, राइट, तभी जस्टिस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ऑफ फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, दैट एवरीवन हैज टू हैव द मैक्सिमम लिबर्टी एज पॉसिबल, एंड सेकेंडली if there is inequality, right, if it is allowed then it has to be allowed not at the cost of the weaker section but
एट द एडवांटेज ऑफ वीकर सेक्शन है, तो इसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। अब एकलव्य की अगर बात करें तो द्रोणाचार्य ने दोनों भी प्रिंसिपल को वायलेट किया। पहले तो उन्होंने अलाउ नहीं किया एजुकेशन बिकॉज ऑफ स्टेटस। सेकेंडली अपॉर्चुनिटी जो दी उन्होंने एलिट को दी, यानी जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है सोसाइटी उनको अपॉर्चुनिटी, ना कि वीक। तो जहाँ पे इनइक्वालिटी वो एंटरटेन करे तो वो कहीं ना कहीं एलिट लोगों के पक्ष में वो इनइक्वालिटी को एंटरटेन करे, राइट। सो रॉल्स वो स्ट्रांगली कंडेम बर्थ बेस्ड एक्सक्लूजन एंड वुड एंडोर्स फेयरनेस, राइट। इसके बाद हम एथिक्स ऑफ केयर की बात कर सकते हैं। एथिक्स ऑफ केयर क्या कहता है कि यू हैव टू, इफ यू आर अ गुरु, राइट, इफ यू आर इन अ पोजिशन वेयर इन यू are supposed to be empathetic, you are supposed to guide, you are supposed to uplift. If you don't do that, then you undermine the ethics of care principle, right? और द्रोणाचार्य ने वहाँ पे empathy, care और responsibility नहीं दिखाई, right? Technically हम कह सकते हैं कि हाँ loyalty के लिए उन्होंने करा है, but it should not become at the cost of responsibility towards vulnerable section, right? बट ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे मॉडर्न कंसेप्ट है। जॉन रॉल्स की बात करो, इमैनुअल कांट की बात करो, सो वी आर नॉट बीइंग वेरी फेयर टू दिस कैरेक्टर्स एंड दैट स्टोरी, इन द सेंस कि ये जो स्टोरी बनाई गई है या ये जो लेजेंड्स है, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पास्ट, राइट। जो जिस समय ये स्टोरीज बनाई गई उस समय का ये कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी में जो हो रहा था उसका रिफ्लेक्शन है, राइट। तो जो भी लोग फॉलो कर रहे थे, राइट, बी इट एकलव्य फॉलोइंग द गुरु, राइट, ओबीडियंटली, राइट, वो गुरु शिष्य परंपरा थी उस समय का कल्चर था, राइट। या फिर द्रोणाचार्य नॉट गिविंग एजुकेशन टू समवन फ्रॉम social status, lower social status, right, that was also some sort of culture back then, right, that was some sort of moral standard back then, और इसको गलत नहीं माना जाता था, सभी लोग उसको इंटरनलाइज कर लेते, उसको जो है मान के चलते थे, राइट। तो आप उसको आज की डेट से, आज की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ जस्टिस उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो समवेयर और डाउन द लाइन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू दैट कैरेक्टर, राइट। सो एथिकल नॉर्म्स इन एंशिएंट टाइम्स वर डिफाइंड बाय रिजिड हायरार्की एंड गुरु शिष्य ट्रेडिशंस। तो वो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे, राइट, ड्यूटी ऑफ कास्ट, ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप जज करते हो एकलव्य या द्रोणा को आज के मॉरल आइडियल से ऑफ इक्वालिटी, राइट एंड जस्टिस, कहीं ना कहीं आप उस आइडिया को जो कल्चरल रिलेटिविज्म है या मॉरल रिलेटिविज्म है, मॉरल रिलेटिविज्म मोटा मोटी क्या है कि कोई चीज मॉरल है या इमोरल है, ये बेस्ड होती है ऑन द कंटेक्स्ट। कोई चीज इंडिया में मॉरल हो सकती है, शायद यूएस में इमोरल हो, या यूएस में मॉरल हो सकती है, इंडिया में इमोरल हो। कोई उसी तरह कोई चीज पास्ट में मॉरल हो सकती है, आज इमोरल हो, आज इमोरल हो सकती है, पास्ट में मॉरल हो, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट एंड यू कैन नॉट use the same specs, same perspective everywhere in every time zone and every space, right? So you have to be very context oriented कि उस context में हमको उस चीज को जज करना चाहिए, ना कि आज के context में, right? So that also we have to acknowledge in this particular story. Final, अगर कोई ethical insight है तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि जो obedience है is not always a virtue, it is not always a good thing, right? Especially अगर वो blind obedience हो। Authority is not always moral, ये भी चीज आपको देखने को मिलती है। एथिक्स के लिए अगर आपको एथिक्स चाहिए तो यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड यू हैव टू गिव ऑटोनॉमी एंड यू शुड बी करेजियस इवन टू चैलेंज अथॉरिटी एट टाइम्स, राइट। ये चीज हमको यहाँ से सीखने को मिलती है। आज के दृष्टिकोण से अगर ये चीज रिपीट होती है तो हमें इन इन डिक्टाट्स का या इन प्रिंसिपल्स का को फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आपको अगर अपनी जीएस को और ज़्यादा मजबूत करना है सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे यू विल फाइंड अ प्लानर, एक लिंक टू अ प्लानर, जिसमें जो हमारा जीएस है उसको उसको माइन्यूटली उसकी जो कवरेज है उसको डिफाइन किया गया है कि कौन से टॉपिक्स है, कब से कौन से सब टॉपिक्स हैं। ये आपको हेल्प करेगा टू एंश्योर कवरेज एज वेल एज प्लान योर स्टडी, कि कैसे प्लान करना है, रिविजन हो या फिर जनरली प्रैक्टिस प्लान हो, वो सारा कुछ आप कर सकते हो बाय गोइंग टू द लिंक एंड हिटिंग दैट लिंक एंड गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लानर, राइट, और ट्रैकर। So that's it from today's session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक्स, बाय।